नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद विपक्ष ने खासकर कांग्रेस ने उनका और उनकी सरकार का नाम पर्ची सरकार रख दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से लगता है कि भजनलाल उस पर्ची सरकार की इमेज से बाहर निकलने को बेकरार हैं और भाजपा में एक नया पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, जिनकी जरूरत अब भाजपा के उन बड़े-बड़े दिग्गजों को पड़ने लगी है, जिनके सामने कल तक भजनलाल शर्मा की कोई हैसियत नहीं थी। भजनलाल शर्मा जिस तरह से मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान के किसी नेता को नहीं पता था। सिर्फ पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह एक पर्ची लेकर आए थे। पर्ची जब उन्होंने वसुंधरा राजे को दी, वसुंधरा राजे उस नाम को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने एक बार राजनाथ सिंह की तरफ फिर से देखा, फिर वापस उन्होंने पर्ची को देखा। उन्हें जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें जो मुख्यमंत्री का नाम लिखा है, क्या वाकई पार्टी में उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो वसुंधरा राजे जिस तरह से पर्ची देखती रही, तो तभी से भजनलाल शर्मा के साथ पर्ची सरकार का लेवल जुड़ गया था। उसी पर्ची से वसुंधरा राजे ने विधायक दल की बैठक में ऐलान किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। उसके बाद से कांग्रेस लगातार आक्रामक रही और भजनलाल शर्मा खुद को साबित करने में लगे रहे। चूंकि वो खुद पहली बार विधायक बने थे, उससे पहले कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, कभी कभी जनप्रतिनिधि भी नहीं बन सके थे। तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी कि अब उस छवि से बाहर निकलने की, वो लेवल से बाहर निकलने की, जो उनके चयन के साथ ही जुड़ गया था। उन्हें यहाँ तक कमजोर माने जाना लगा कि जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी को लेकर भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य की एक उप मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल है और मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली दौड़ते हैं। हर फैसला करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, वहां से पर्ची लेकर आते हैं, उसके बाद ही वो मंत्री भी तय कर रहे हैं, वो उसके बाद ही अफसर तय करते हैं और हर फैसला उसके बाद ही लेते हैं। भजनलाल शर्मा को भी इन सारी बातों की जानकारी है और उन्होंने एक सभा में खुद ने इस बात को लेकर सफाई दी कि कहा जाता है कि मैं बार बार दिल्ली जाता हूँ, लेकिन भजनलाल शर्मा ने बताया कि मैं दिल्ली इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। यहाँ तक कि जब मुख्य सचिव का चयन हुआ और मुख्य सचिव ने सरकारी दफ्तरों के दौरे करने शुरू किए अचानक रूप से और छापामार स्टाइल में, तब भी ये बात उठी, तबादलों के समय भी ये बात उठी कि प्रशासन भी पर भी भजनलाल शर्मा की पकड़ नहीं है और मुख्य सचिव अपने स्तर पर चला रहे हैं। तो ये लगातार वो बातें थी जो भजनलाल शर्मा के लिए खुद के वजूद के लिए चुनौती बनी हुई थी और उन्हें कई स्तरों पर खुद को साबित करने की जरूरत थी। खुद का वजूद भी साबित करना था, सरकार अच्छा काम कर रही है ये भी साबित करना था और अपना कद भी बढ़ाना था। पार्टी के अंदर अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी थी और पब्लिक के बीच में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी थी। तो हाल ही के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे भजनलाल शर्मा को पर्ची सरकार के लेवल से कम राहत मिलती नजर आ रही है और उसमें सबसे बड़ा जो पहला उनके लिए एक सफलता रही, वो रही एसओजी की कार्रवाई पेपर लीक के मामले में। एसआई की भर्ती के मामले में एसओजी ने जिस तरह से कार्रवाई की और जिस तरह के खुलासे हुए, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसका सारा क्रेडिट एसओजी के साथ में नई सरकार को भी मिला, क्योंकि पिछली सरकार के समय का ये घोटाला था। पेपर लीक तब हुआ था, एसओजी तब भी थी, लेकिन एसओजी ने तब कुछ काम नहीं किया था। जानकारियां तब भी उसके पास थी, लेकिन एसओजी ने जो कार्रवाई की वो नई सरकार में की और इसी बात का फायदा भजनलाल शर्मा को मिला कि जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत जो काम नहीं कर पाए, वो 3 महीने के अंदर नई सरकार ने करके दिखा दिया, जिस सरकार को पर्ची सरकार कहा जा रहा था। बेरोजगारों और युवाओं के बीच में भजनलाल की इमेज इससे सुधरी है। एक भरोसा कायम हुआ है कि हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री भी कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। इसका फायदा उन्हें भरपूर मिला। लेकिन इसके साथ ही भाजपा में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए जिससे भी भजनलाल शर्मा के लिए वाकई में पावर सेंटर की तरह बनते नजर आ रहे हैं। कल तक जो बड़े नेताओं के सामने वो खड़े रहते थे, यदि कोई बड़े नेता भाजपा कार्यालय तक पहुंचते थे, लेकिन अब उन्हीं नेताओं के वो विवाद सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें 2 प्रमुख नाम हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक समय खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भाजपा के विधायक बाबू सिंह शेरगढ़ से उनका विवाद हुआ
और बाबू सिंह शेरगन यहाँ तक मोर्चा खोल दिया कि अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तब मुख्यमंत्री ने दखल देकर दोनों नेताओं को जयपुर बुलाया, अपने निवास पर बुलाया और दोनों में सुलह कराई। और जब सीएम के पास से दोनों नेता बाहर निकले तो हाथ पकड़े हुए थे, और ये एक बड़ी सफलता मुख्यमंत्री के लिए मानी गई, जो 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने थे और अब संकट मोचन की भूमिका में नजर आने लगे। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने एक और बड़े नेता के लिए संकट मोचन का काम किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए चुनौती बने हुए थे चंद्रभान सिंह आक्या, जो भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, और भाजपा को वहां पर जमानत जब्त हो गई। चंद्रभान सिंह आक्या अपना टिकट काटने के लिए सीपी जोशी को ही जिम्मेदार ठहराते रहे थे। उनके खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा था एक तरह से, पूरी तरह। और अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तब भी उन्होंने एक बात कहकर सनसनी फैला दी कि हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ जाएंगे यदि उनके कार्यकर्ता ऐसा कहेंगे। उसके बाद पार्टी में फिर खलबली मची और सीपी जोशी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मदद लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चंद्रभान सिंह आक्या को भी अपने पास बुलाया, सीपी जोशी को भी बुलाया, और वहां बैठकर उनकी सुलह कराई। उनकी राह अगले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ आसान करने की कोशिश की, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी और सीपी जोशी के लिए भी। इसके बाद महिला सरकार ने कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी करके उन समीकरणों को साधने की कोशिश की, ताकि जो भाजपा को 25 की 25 सीटें जीतने का जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसमें उनकी सरकार का भी योगदान रहे। तो कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी इस तरह की गई आचार संहिता लगने के एन पहले, जो क्षेत्र में संतुलन साधने की कवायद के रूप में कहा जा सकता है। उसमें खास करके जसवंत बिश्नोई की नियुक्ति है, जो पहले 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं जोधपुर से, इस बार फिर टिकट के दावेदार थे। उन्हें टिकट नहीं मिला। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने लगातार ट्वीट करने शुरू किए कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, या अंतिम ट्वीट उन्होंने यही किया कि चुनाव के बाद वो एक पोस्ट और डालेंगे और उसके बाद फिर कभी पोस्ट नहीं डालेंगे। नाराजगी उन्होंने अपने स्तर पर जता दी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए फिर एक परेशानी खड़ी हो सकती थी। एक जसवंत बिश्नोई को मनाने की कोशिश भी राजनीतिक नियुक्ति के माध्यम से भजनलाल सरकार ने की और उन्हें जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। इसी तरह सीआर चौधरी को किसान आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया। सीआर चौधरी आरएस थे, आरएस के बाद आरपीएससी के चेयरमैन वो बने, और आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद 2014 में भाजपा ने उन्हें नागौर से टिकट दिया। वो चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन 2019 में भाजपा ने एनडीए में गठबंधन के तहत ये सीट आरएलपी को दे दी, जहां से हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी चुनाव लड़ी। हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, और सीआर चौधरी का उस समय टिकट कट गया था। इसके बाद जब हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हुए, भाजपा से अलग हुए, तब सीआर चौधरी को फिर उम्मीद थी कि शायद इस बार पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने ज्योति मिर्जा को भाजपा ज्वाइन करा के उन्हें टिकट दे दिया। उसके बाद ये माना जा रहा था कि सीआर चौधरी पार्टी से नाराज हैं, पार्टी के कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी थी, और बीजेपी को फिर चिंता होने लगी थी शायद नागौर में कुछ नुकसान हो सकता है। तो एक बार फिर नागौर सीट को साधने के लिए सीआर चौधरी को साधा गया और उन्हें किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसी तरह राजेंद्र नायक को, जो सुजानगढ़ से अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो वो बगावत करके खड़े हुए, चौथे नंबर पर आए और भाजपा की जीत मुश्किल कर दी कि 2,500 से भी कम वोटों से भाजपा वहां जीत सकी थी। पार्टी को इस बार भी फिर नुकसान होने की आशंका नजर आ रही थी, तो वहां पर उन्होंने राजेंद्र नायक को राज्य एसी वित्त निगम का अध्यक्ष बना दिया गया, उन्हें भी साधने की कोशिश की गई। तो ये कुछ कवायद है जो भजनलाल शर्मा के स्तर पर, सरकार के स्तर पर हुई है। नियुक्ति की बात को लेकर कहा जा सकता है कि पार्टी ने भी इसमें कोशिश की होगी, उसके बाद ये सारी नियुक्तियां हुई है। लेकिन जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी के लिए सुलह का कोशिश भजनलाल के स्तर पर की गई है, वो वाकई में उनकी छवि बदलने वाला साबित हो रहा है और भाजपा में एक नया पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।